कोडिंग ऑन नहीं था। इसके बाद आते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस के ऊपर। तो सबसे पहला एडवांटेज आपको ये बोल रहा है कि इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड। तो देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करना बड़ा ही आसान हो जाता है, क्योंकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबका अथॉरिटी पहले से डिसाइडेड होता है कि किसके पास कौन से पावर है और उन पावर्स के अकॉर्डिंगली उन्हें कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स करना क्या है, आसान है, क्योंकि ये आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड नहीं है, ये आपके मैनेजमेंट के द्वारा सेल्फ क्रिएटेड होता है और मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि आपको अगर ये पावर दिए गए हैं तो इसके साथ साथ आपको कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना होगा। नेक्स्ट एडवांटेज ये कहता है कि इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशंस ऑफ वर्क। ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, स्पेसिफिकली एंड साइंटिफिकली ये डिसाइड करता है कि कौन व्यक्ति कौन सा काम कर रहा है, तो सबके जॉब्स पहले से क्या होते हैं, क्लियरली डिफाइंड होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन का स्टेट नहीं रहता है। जब कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो डुप्लीकेशंस भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अवॉइड कर लेते हैं डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। एक काम 2-3 बार नहीं होगा, एक काम एक ही बार एक व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड। यूनिटी ऑफ कमांड हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे, कि जो भी एक सबऑर्डिनेट है, ओके, जो आपके किसी सुपीरियर के अंडर में काम कर रहा है, जैसे अगर मिस्टर बी मिस्टर ए के अंडर में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मिस्टर बी को गाइड करने वाले और मिस्टर बी को कमांड देने वाले मिस्टर ए ही होंगे और कोई व्यक्ति नहीं होगा। यूनिटी ऑफ कमांड कि सारा जो आपका ऑर्डर है वो क्या हो रहा है, सिंगल बॉस से मिल रहा है सबऑर्डिनेट को। तो यहाँ पे ये चीज पॉसिबल हो पाता है क्योंकि पहले से डिसाइडेड है कि किसके अंडर में कौन काम करेगा। ये नहीं कि 4 लोग मिलकर के किसी एक व्यक्ति को ऑर्डर दे रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर आप क्या कर पाएंगे, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव ही नहीं हो पाएंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज योर इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट मतलब होता है कोई चीज का पूरा होना, और गोल्स मतलब तो आप जानती हैं कि जो आप टारगेट या ऑब्जेक्टिव सब ध्यान में रख रहे हैं। तो अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश है तो यहाँ पे जो भी गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो इफेक्टिवली अकम्प्लिश किए जा सकते हैं, उन्हें समय पे पूरा किया जा सकता है। इफेक्टिव होने का मतलब कि आप समय पे उन्हें पूरा कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट आपको इंस्ट्रक्शंस पहले से अवेलेबल होते हैं कि किन्हें कौन सा काम करना है और कितने समय के भीतर करना है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। जब चीजें एक डिसिप्लिन वे में चलती हैं, जब लोगों को क्लियरली पता होता है कि उन्हें कौन सा काम करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो ये जब इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगा तो नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन को एक क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगा कि वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आराम से काम कर सकता है और ग्रोथ पैटर्न को अचीव कर सकता है। और अगर यही आपका अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ना हो तो वहाँ पे एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, जिसके चलते ये पता ही नहीं चलेगा कि काम किसे कौन सा करना है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, पहला पॉइंट बोलता है may lead to procedural delay as chain of command has to be followed। तो सबसे पहला जो डीमेरिट ये है वो ये है कि यहाँ पे चेन ऑफ कमांड्स होते हैं, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ट्रेवल करेगा तो वो एक सीक्वेंस में करेगा। अगर आपको किसी सुपीरियर से या उसके सुपीरियर से कम्युनिकेट करना है तो आपको एक चैनल के थ्रू ही जाना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर वाले को बोलना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर में जो अधिकारी होगा उसको बोलेगा, फिर उसके ऊपर जो होगा वो उसको बोलेगा। इस तरीके से क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इससे प्रोसीजरल डिले होता है, समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है कि रिजिड पॉलिसीज रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबके काम पहले से क्लियरली डिफाइंड होते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर अपने मन से या खुद से कोई क्रिएटिविटी करना चाहता है, कुछ नया लाना चाहता है या कुछ वो चाहता है कुछ और करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो वो ये काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि पहले से क्लियरली डिफाइंड है कि किसे कौन सा काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट है मोर एम्फेसिस इज ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क देन ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप। और यहाँ पे ना इंसान को एक रोबोट के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको यही बोल रहा है कि मोर एम्फेसिस इज ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क देन ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप, कि ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि जो काम है उसको ध्यान में रख के और जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रख के। आप खुद सोचो कि आप कहीं ऐसे जगह काम कर रहे हैं और किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर में काम कर रहे हैं जिससे आपका ठीक से ना बनता हो, तो क्या आप काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन बातों को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहीं से भी ध्यान में नहीं रखता है। वो बोलता है कि ये स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको इनके साथ क्या करना है, काम करना है। आपको पसंद हो तो करो, नहीं पसंद हो तो ना करो, लेकिन हम आपके इमोशनल एस्पेक्ट को ध्यान में नहीं रखेंगे। तो ह्यूमन रिलेशनशिप को ये अपने कंसिडरेशंस में नहीं रखता है। दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
तो क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्लियर है आप लोगों को कि कोई डाउट है? एनी पॉइंट पे? क्लियर है सर। प्रियांशी आपको समझ आ रहा है? ठीक, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इंटरेक्शन अमॉन्ग पीपल एट वर्क गिव्स अ राइट टू नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमॉन्ग एम्प्लॉइज कॉल्ड द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है और मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि किसको किसके साथ काम करना है। लेकिन उसके अलावे भी अगर आप देखेंगे तो अगर मान लो कि आपके ऑफिस में 20-25 लोग काम कर रहे हो तो 2-4 लोग होंगे जिनके साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, आपका उनके साथ इंटरेक्शन होगा, आपका उनके साथ डेली का बोलचाल बैठना उठना होगा। तो जब इस तरीके से लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही एक इनफॉर्मल सिस्टम डेवलप हो जाता है और उस सिस्टम को ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये अराइज होता है आउट ऑफ द इंटरेक्शन अमॉन्ग पीपल एट वर्क, कि जो लोग काम कर रहे हैं ना उन लोगों के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, बात व्यवहार होगा और उसके द्वारा जो आपका क्या होता है कि सोशल नेटवर्क क्रिएट होता है, उसे ही क्या कहते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। द मेन पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन to the employees with common interests. For example, employees with similar interests in books, films, religions, etc. may form their own informal groups. तो ये ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्रिएटेड नहीं है, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, ये एम्प्लॉयज के द्वारा खुद क्रिएटेड होता है, ठीक है। और उनके जो भी कॉमन इंटरेस्ट है, उन कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रख के जब एक दूसरे से लोग कनेक्ट होते हैं तो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अराइज हो जाता है आउट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही आपका क्या होता है? इनफॉर्मल भी आता है। अब क्या है फीचर्स, क्या है एडवांटेज और क्या है डिसएडवांटेज, अब हम उसे देखेंगे। फीचर्स क्या कहता है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम द पर्सनल इंटरेक्शन। कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, यानी कहां से आ रहा है? तो ये आ रहा है पर्सनल इंटरेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन, कि जब एम्प्लॉइज के बीच में पर्सनल इंटरेक्शन होता है, उनके बीच में बात व्यवहार होगा और उसके द्वारा क्या होगा? आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? अराइज करेगा, यानी ओरिजिनेट करेगा। द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर्स इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स। और लोग कैसे बिहेव करेंगे वो ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रुप किस टाइप का है, यानी कि जो 4-5 लोग साथ में हैं उनका नेचर कैसा है, वो किन बातों को एक्सेप्ट करते हैं, किन बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं होगा। इट डज नॉट हैव फिक्स चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। और यहाँ पे कोई फिक्स चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है कि अगर मिस्टर ए आपके क्या है, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, मिस्टर डी है, तो यहाँ पे आपका कोई ये नहीं है कि डी सी को बोलेगा, फिर सी बी को बोलेगा, फिर बी ए को बोलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अगर डी को कम्युनिकेट करना है तो सीधे ए से कर सकता है, सी को करना है ए से, सी ए से कर सकता है, बी को करना है डी से, बी डी से कर सकता है। कोई आपका फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ पे आप किसी से भी कोई भी कम्युनिकेट कर सकता है अंडर द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमें ये कहता है कि इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली एंड नॉट क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, ये मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएटेड नहीं होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है, यानी कि जब ऑन स्पॉट लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात व्यवहार होता है, एक फ्रेंडशिप टाइप रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो जाता है और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं होता है कि मैनेजमेंट बोले कि नहीं तुम लोग एक दूसरे के फ्रेंड बनो, एक दूसरे से बातें करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमॉन्ग मेंबर्स। और ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है किसका? सोशल रिलेशनशिप का अमॉन्ग मेंबर्स, की जो भी इंप्लॉय लोग हैं उनके बीच में जो भी सोशल रिलेशनशिप है उसी के नेटवर्क को क्या कहेंगे? हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहीं से भी मैनेजमेंट का या किसी फॉर्मल सिस्टम का कोई हिस्सेदारी या इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। these are the features of informal organization. Now coming to advantages of informal organization. The very first point is it leads to faster spread of information and feedback as formal channels of communication is not followed.
तो देखिए यहाँ पे आपको एक फायदा, सबसे पहले वाला फायदा क्या मिलेगा, फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है वो एक बहुत ही फास्ट वे में क्या हो सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है अंडर द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो नहीं होता है। फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या था आपका, कि अगर ए बी सी डी हैं तो डी से सी को, सी से फिर बी को, बी से फिर ए को, इस तरीके से इंफॉर्मेशन को जाना था। ऐसा तो कुछ यहाँ पे होता नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी से भी क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। Next point is it enhances job satisfaction and a sense of belongingness in the organization. साथ ही साथ क्या होता है कि देखिए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहां पे आपका एक इनफॉर्मल सिस्टम क्रिएटेड है, जो लोग हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन है, तो यहाँ पे इससे फायदा क्या होगा कि एक जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है ऑर्गेनाइजेशन के भीतर में, कि अगर आप जा रहे हैं काम पे तो आपको एक खुशी रहती है कि आप अपने जॉब से हैप्पी हैं। वहां पे कुछ ऐसे 2-4 लोग होंगे जो आपके फ्रेंड्स लाइक हैं और वहां पे आप उनका बिहेवियर आपको पसंद है, आपका बिहेवियर उन्हें पसंद है, तो एक दूसरे से एक बिलोंगिंगनेस क्या होती है, फील होती है, जिससे कि काम करना आपको सेटिस्फेक्शन देगा। नहीं तो अदरवाइज आपको क्या लगेगा, आप एक रोबोट के रूप में काम कर रहे हैं और कुछ समय बाद आप काम को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ये एडवांटेज मिल जाता है ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड्स क्विक सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। और यहाँ पे क्या होता है कि किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना बड़ा ही आसान है, क्योंकि आप बहुत ही फास्टर तरीके से क्या कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। यहाँ पे कोई फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता। हो सकता है कि एक ऑफिसर रैंक का भी अधिकारी क्लर्क के साथ बैठा हो इनफॉर्मल सिस्टम के अंदर में, लेकिन फॉर्मल में ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस मिल जाते हैं हमें इनफॉर्मल सिस्टम के। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। नाउ देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला आपको पॉइंट बोलता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड्स रूमर्स, समटाइम इट गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अफवाह को फैलाना यहाँ बड़ा आसान है, कोई कुछ भी बोल सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मल सिस्टम तो है नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी ना ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी चलाता है। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या कहता है कि सभी क्या करे कि लगातार काम में लगे रहे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो पाए। और इसी में से कोई हल्ला उड़ा दिया कि नहीं नहीं, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, हम लोग के साथ धोखा कर रहा है, जितना हमें वेतन मिलना चाहिए उतना वेतन हमें नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से एक रूमर अफवाह उड़ा दी गई और सबके बीच कम्युनिकेट हो गया। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है कि अगर इनफॉर्मल सिस्टम है तो इसके ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, जिससे कि कभी कभी ये ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट रेसिस्ट चेंज एंड लेज स्ट्रेस ऑन अडॉप्टिंग द ओल्ड टेक्निक। अब देखिए, चूंकि ये, अब आप एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे बात ये हो रही थी कि ये लोगों के आपसी रिलेशनशिप से क्या होता है, इवॉल्व होता है जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। और हम लोग किन लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, जिनके साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं। जहाँ पे कंफर्ट होता है वहां पे आप इजिली एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, कि ये आपको ओल्ड टेक्निक पे काम करने पे ज्यादा इंफेसिस देता है। लोग चेंजेस नहीं चाहते हैं, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो चाहते हैं कि नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहे, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अगर इनफॉर्मल सिस्टम ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो नई टेक्निक्स या नए तरीके से काम कराना ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा डिसएडवांटेजेस है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, members of the group may give more priority to group interest over the organizational objectives। अब जो भी ग्रुप्स फॉर्म्ड हुए पड़े हैं, जो मेंबर्स एक दूसरे से मिलकर ग्रुप फॉर्म किए हुए हैं, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को ज्यादा क्या देते हैं, इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। हो सकता है कि कभी कभी उनके दिमाग में ये भी है कि अच्छा एक काम करते हैं, बाहरी बार हम लोग अपना भी बिजनेस शुरू कर देते हैं। इस टाइप से भी वो सोच सकते हैं, मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, वो अपने ग्रुप के इंटरेस्ट को ध्यान में रख रहे हैं। और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उन्हें भी क्या होगा, लॉस होगा, और बिजनेस को तो होगा ही होगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। क्या फीचर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्लियर हैं आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, कि इसमें किसी पॉइंट पे आपको कुछ पूछना है? क्लियर है सर। क्लियर है। कोई क्वेश्चन आप लोगों के, नंदनी? आवाज नहीं आ रहा। प्रीति, आपको समझ में आ रहा है?
आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अब एक डिफरेंस चार्ट दिया हुआ है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। पहला बेसिस है मीनिंग का। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोला गया कि इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड अथॉरिटी, और अथॉरिटी के साथ यहाँ पे एक चीज भूल गया लिखना, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है, पहले से डिफाइंड रहता है कि किसकी अथॉरिटी, किसका पावर क्या है और किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इट रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अराइजिंग आउट ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे आपसी संबंध के द्वारा क्या होता है, रिलेशनशिप के बेसिस पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइज करता है। यहाँ पे सिस्टम से कोई मतलब नहीं होता है। काइंडली कीप योर माइक डाउन। नेक्स्ट पॉइंट इज योर ओरिजिन। जो है ओरिजिन क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ कंपनीज रूल्स एंड पॉलिसीज। कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसी से क्या होता है, फॉर्मुलेशन क्या होता है, अराइज करता है, ओरिजिन ओरिजिनेट होता है। अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, जो लोगों के बीच में सोशल इंटरेक्शन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के भीतर में, उसके द्वारा इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अराइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज योर अथॉरिटी। अराइजेज बाई वर्च्यू ऑफ पोजिशन इन मैनेजमेंट। आपका मैनेजमेंट में क्या पोजीशन है, आपको कौन सा जॉब दिया गया है, उसके बेसिस पे आपकी अथॉरिटी या पावर क्या होती है, डिपेंड करती है। यहाँ पे क्या बोला है, अराइजेज आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज, कि आपकी पर्सनल क्वालिटीज क्या हैं, ग्रुप में आपको लोग कितना फेवर कर रहे हैं, इसके बेसिस पे आपकी अथॉरिटी क्या होगी, डिसाइड होगी अंडर द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एडहेरेंस टू रूल, कौन से रूल्स को फॉलो करना होगा। वायलेशंस ऑफ रूल्स में लीड टू पेनल्टीज एंड पनिशमेंट। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, तो आपके ऊपर पेनल्टीज एंड पनिशमेंट्स लगाए जा सकते हैं। नो सच पेनल्टीज एंड पनिशमेंट इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं होता है। ये तो आपके आपसी संबंध पे ना, तुमको किसी से नहीं पटता है, नहीं बात हो रहा है, छोड़ दो बात करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएंगे अंडर द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर आप ऐसा ही व्यवहार अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, आप अपने सीनियर के बातों को नहीं मानते हैं, तो आपके ऊपर क्या किया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा। हो सकता है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाए 2 दिनों के लिए। ये चीजें पॉसिबल है। देन इज योर फ्लो टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू अ स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है कि शायद पहले बताया था आप लोगों को कि अगर ये होता है स्केलर चेन, कि सपोज ये ABCDEF, अगर मान लो कि F तक कम्युनिकेट करना है तो फॉर्मल लाइन फॉलो होगा, A से B को, B से C को, फिर आपका ऐसे क्या जाएगा, D को, D से E को, E से F को। तो ये आपका स्केलर चेन है। फॉर्मल तरीके से क्या होगा, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेगा। हाँ, अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो सामने सामने के अधिकारी एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे अगर ए चाहे तो एफ से कर सकता है, बीच में एक सीढ़ी लगा के, और इसको कहते हैं गैंग प्लैंक। क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक। तो ये आपका फॉर्मल स्केलर चेन को फॉलो करता है कि स्केलर चेन के फॉर्म में क्या होगा, कम्युनिकेशन होंगे। यहाँ पे आपको क्या बोला, नॉट थ्रू अ प्लान रूट, इट कैन टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि आपका कोई प्लान रूट नहीं होता है। ए चाहे तो डी से कम्युनिकेट करे, ई चाहे तो बी से कम्युनिकेट करे, किसी भी तरीके से कोई दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। मेन क्या है, पर्पस, उद्देश्य क्या है, टू अचीव प्लान ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यही उद्देश्य होता है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्या उद्देश्य होता है, टू सेटिस्फाई सोशल एंड कल्चरल नीड्स एंड फुलफिल कॉमन इंटरेस्ट। कि जो भी ग्रुप के आपके क्या है, ग्रुप के जो भी नीड्स हैं, या ग्रुप जो आप क्रिएट कर रहे हैं, जो भी जो सोशल जो भी उनके नीड्स हैं या कल्चरल जो भी नीड्स हैं, वो फुलफिल हो जाए। उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के नीड से कोई मतलब नहीं होता। देन इज योर नेचर। तो यहाँ पे नेचर क्या है, फॉर्मल में रिजिड है। रिजिड क्यों है, क्योंकि आपका पहले से डिसाइडेड है कि आपको इस तरीके से ही बिहेव करना है। आपका सीनियर आएगा तो आपको खड़ा होना है, उसको गुड मॉर्निंग बोलना है, राइट। ये आपका रिजिड बिहेवियर पहले से फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है, ये आपके ग्रुप की नॉर्म्स के हिसाब से कि आपका ग्रुप क्या एक्सेप्ट कर रहा है। आप जिस सिस्टम में है, जो 4-5 लोग साथ में है, उन्हें क्या चीज पसंद है या क्या चीज नहीं पसंद है। यहाँ पे आपके मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं होगा। नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चर। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ टास्क एंड रिलेशनशिप। यहाँ पे आपका पहले से स्ट्रक्चर क्या होता है, फिक्स होता है कि फॉर्मल, डिविजनल है कि फंक्शनल है, जो हम लोग पढ़ के आ रहे थे आपका, है ना।
यहाँ पे कोई क्लियर कट स्ट्रक्चर नहीं होता बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। ये पूरी तरीके से रिलेशनशिप पे बेस्ड है, जिसको जिसके साथ रहना है वो उसके साथ रहे, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन फिक्स कर रहा है कि आपको इसके साथ फ्रेंडशिप रखनी है, इसके साथ नहीं रखनी है। फ्लो ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, कि सबसे ऊपर में टॉप मैनेजमेंट बैठा है, नीचे में सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट बैठा है। तो जो सबसे ज्यादा पावर्स होंगे डिसीजंस लेने के वो किसके पास होंगे, टॉप मैनेजमेंट के पास होंगे। और धीरे धीरे वो क्या होगा, नीचे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। यहाँ पे बोला है अथॉरिटी फ्लोज वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। और यहाँ पे क्या है कि जो पावर डिसीजन वगैरह लेने के अंडर द इनफॉर्मेशन, इसमें कोई फिक्सेशन नहीं है कि ऊपर से नीचे तरफ या हॉरिजॉन्टली, कैसे भी क्या हो सकता है, फ्लो ऑफ अथॉरिटी हो सकता है। अगर ए है, बी है, सी है, तो ए सी से की तरफ भी मूव कर सकता है, या ए चाहे तो पावर बी को भी दे सकता है। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि एक सर्टेन लाइन में क्या होगा, पावर ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट है लीडरशिप, मैनेजर्स आर लीडर। यहाँ पे लीडर्स कौन होते हैं, मैनेजर होते हैं। कि जो भैया हमारा मैनेजर है वही लीडर है, क्योंकि मैनेजमेंट मैनेजर को ही यहाँ पे पावर दिए गए हैं कि तुम लोगों को क्या करोगे, लीड करोगे, तुम लोगों को डायरेक्ट करोगे, तुम लोगों को गाइड करोगे, ठीक है। जबकि इनफॉर्मल में क्या होता है कि लीडर्स में और मे नॉट द मैनेजर्स, दे आर चूजन बाय द ग्रुप। तो ग्रुप में जो लीडर होगा वो आपके जरूरी नहीं कि मैनेजर हो, वो यहाँ पे क्या होता है कि ग्रुप में कौन सा व्यक्ति को लोग सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, या जिन्हें जिनमें उनको बिलीव होता है कि ये जो व्यक्ति ये हमारे लिए कुछ बेहतर कर सकता है, उसको अपना लीडर क्या करते हैं, बना देते हैं। यहाँ पे लीडर का मैनेजर होना जरूरी नहीं है अंडर द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डेलीगेशन का। डेलीगेशन क्या होता है कि इट रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय। देखिए, जब एक सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ क्या होता है, ट्रांसफर होता है किसका, अथॉरिटी का, पावर का। क्योंकि ठीक है, आपके नीचे में जो काम कर रहा है आप उसको बोल तो देते हो कि तुमको ये काम करना है, तो उसको पावर भी तो दोगे ना। तो जब इसी पावर को तुम ट्रांसफर करते हो एक सुपीरियर से एक सबऑर्डिनेट की तरफ, तो इसको कहते हैं डेलीगेशन। ओके, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पावर फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय। It is a prerequisite to the efficient functioning of an organization because it enables a manager to use his or her time on high priority activities. It also satisfies the subordinates' need for recognitions and provide them with opportunities to develop and exercise initiative. और इसका फायदा ये होता है कि सबऑर्डिनेट के नीड्स को सेटिस्फाई करने में, उनको रिकॉग्निशन देने में, कि भैया जो तुम काम किए हो तो उस काम को तुम रिकॉग्नाइज भी कर रहे हो। ऑब्वियस बात है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें और आपके काम को रिकॉग्नाइज ना किया जाए, आपके काम को कोई क्या दे, महत्व ना दे। आप काम कर रहे हैं, दूसरा कोई उसका एडवांटेज ले ले, उसका क्रेडिट ले ले, तो फिर आप काम करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो जब प्रॉपर डेलीगेशन होता है ना, तो प्रॉपर डेलीगेशन से फायदा क्या होता है कि सबऑर्डिनेट के पास भी कुछ पावर्स आ जाते हैं कि भैया वो अपना काम अपने हिसाब से कर सकता है, उसको बार बार किसी दूसरे से पूछना नहीं पड़ेगा। एंड प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव। और वो इनिशिएटिव लेने में क्या होगा, सक्षम रहेगा कि वो चाहे तो खुद से डिसीजंस क्या कर सकता है, ले सकता है। अब आपके एलिमेंट्स क्या आते हैं डेलीगेशंस के अंतर्गत, आता क्या क्या है, तो तीन एस्पेक्ट हैं डेलीगेशन के। एक एस्पेक्ट है अथॉरिटी, फिर है रेस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी क्या होता है, इट रेफर्स टू द राइट टू टेक डिसीजंस इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। यहाँ पे क्या होता है, आपका राइट टू टेक डिसीजंस, कि आपके पास पावर है कि आप क्या कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, ताकि आप क्या कर सकें, गाइड कर सकें दूसरे के एक्टिविटीज को। अथॉरिटी डिटरमाइंस द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अथॉरिटी के द्वारा ही ये डिसाइड होता है कि कौन किसके अंदर में क्या करेगा, काम करेगा। लॉज एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रेस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड। देखिए, अथॉरिटी क्या है कि पावर हो गया आपको। अथॉरिटी का सिंपल मतलब क्या हो गया कि पावर टू टेक डिसीजंस। तो अथॉरिटी के अंतर्गत क्या होता है कि जब आपके पास अथॉरिटी होगी तो आप दूसरे को गाइड कर पाएंगे कि भैया तुमको ये काम करना है, ऐसे करना है। मान लीजिए आप किसी को गाइड कर रहे हो, बोल रहा है कि तुमको तो पावर ही नहीं है हमको बोलने का, तो क्या आप उसको कुछ गाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना।
और साथ ही साथ अथॉरिटी के साथ साथ क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लॉज एंड रूल्स होते हैं वो आपके पावर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा पावर दे दिया गया और आपके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है तो आपको जो मन आएगा आप सो कीजिएगा। तो इस तरीके से अथॉरिटी को कंट्रोल भी किया जा सकता है। और अथॉरिटी का जो फ्लो होता है वो डाउनवर्ड होता है, मतलब कि टॉप से बॉटम की तरफ, टॉप से बॉटम की तरफ। देन इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म प्रॉपर्ली द असाइंड ड्यूटी। और यहाँ पे क्या होता है, ऑब्लिगेशन से दायित्व है किसका, सबऑर्डिनेट का, कि जो भी व्यक्ति किसी सुपीरियर के अंडर में काम कर रहा है, जो जूनियर है, उसकी क्या क्या दायित्व होंगी, कि जो उसको काम दिया गया है उस काम के अंतर्गत उसे कौन कौन सा क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना है, इसी को दायित्व कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। इफ द सबऑर्डिनेट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ जॉब, he she must be given necessary authority to carry out that task। और अगर आप किसी को कोई दायित्व सौंप रहे हैं तो उसके साथ साथ वो पावर भी उसको क्या कीजिए, सौंपिए, अवेलेबल कराइए, ताकि वो क्या कर सके, काम को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सके। तीसरा जो पॉइंट आता है दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, एंसरेबिलिटी है, कि आप किस, अगर आपको कोई काम सौंपा गया है तो आप किसके लिए अकाउंटेबल हैं कि नहीं। इट इम्प्लाइज बीइंग अकाउंटेबल फॉर फाइनल आउटकम। When a superior assign a work to subordinate, he and she is answerable to the superior for its outcome। तो देखिए अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि सपोज जैसे आपके डीएम है, सपोज डीएम के अंडर में आपके एजुकेशन विभाग कहे जाते हैं डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। तो अगर मान लो कि एजुकेशन सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट होता है तो ऊपर में जो सीएम बैठा हुआ है वो जवाब किससे लेगा, डीएम से लेगा कि डीओ से लेगा? डीईओ से। जी नहीं, डीएम से। सीएम पकड़ेगा डीएम को। आप लोग देखते होंगे कि न्यूज वगैरह में कि अगर कोई बहुत बड़ी घटना कहीं घट गई या कुछ भी हो गया तो सबसे पहले डीएम या एसपी को सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसा सुने आप लोग? यस सर। ऐसा क्यों होता है? डीएम तो नहीं किया था उस घटना को, उसके पीछे जिम्मेदार कोई और अधिकारी रहा होगा। ठीक है, लेकिन सस्पेंड किसको किया गया, डीएम को। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आपकी अकाउंटेबिलिटी थी वो किसकी थी, डीएम की थी। अकाउंटेबिलिटी किसकी थी, डीएम की थी। कैंसरेबल कौन था, डीएम था। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि अगर कोई काम सौंपा गया है तो उसके लिए आंसरेबल कौन होगा, कि अगर ये काम पूरा नहीं होता है तो किसकी जवाबदेही होगी। जवाबदेही को ही क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि ये अपवर्ड मूव करता है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। भले ही नीचे जो काम कर रहे हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया है, उसको अथॉरिटी सौंपा गया है, लेकिन आप अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। अकाउंटेबिलिटी अगर मेरी है तो मेरी है। अगर डीएम की अकाउंटेबिलिटी थी कि सब विभाग का सही से काम करना, तो डीएम का था, डीएम को ही काम करवाना था। अगर किसी और विभाग में कोई अगर गलती होती है तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन हो जाएगा, अकाउंटेबल कौन हो जाएगा, जो टॉप पे होंगे। जो टॉप पे होंगे, जो जो पावर को डेलीगेट कर रहे हैं। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होता है कि ठीक है आपके नीचे में कोई काम कर रहा है, आपने उसको काम सौंपा है, लेकिन अगर ये आपकी जिम्मेदारी थी तो आपको उसके लिए जवाबदेही होगी कि क्यों नहीं ये काम हुआ। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि फलाने को काम सौंपे थे तो वो करके नहीं दिया। आपको ये काम एनी हाउ क्या करना है, करवाना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि एंसिबिलिटी होती है कि जो फाइनल आउटकम आया है वो क्यों उस हिसाब से है या नहीं है। नहीं तो हर व्यक्ति क्या करता है कि अपना जो भी जिम्मेदारी है किसी और के सर पे फेंक देता है ना, बोले कि नहीं नहीं वो नहीं कर पाया, हम क्या करें, हम तो उसको दिए थे करने के लिए। तो ये चीज नहीं होता है। अकाउंटेबिलिटी आपको अज्यूम करना पड़ता है कि आप इस काम के लिए आंसरेबल हैं। ठीक है, ये समझ में आया अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी? यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पे क्या कर रहे हैं, होल्ड करने हैं क्योंकि टाइम अब खत्म होने को है। और बाकी जो पोर्शन है इसके साथ कल हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, रिकॉर्डेड बैकअप आप लोग को मिल जाएगा इसका।